So, hello everyone. Today we are going to start a new experiment जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली फाइनल प्रूफ दिया कि यस डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली इसके पहले तक जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा एवरे मैक्लॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में ये तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रूफ हो चुका था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट देयर वाज नो विजुअल प्रूफ। वो विजुअल प्रूफ नहीं दे पाए थे। ठीक है। तो उस चीज़ को काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने नहीं माना कि हम क्यों माने कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, एज देयर वाज नो विजुअल प्रूफ। सो इसकी वजह से फिर जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, ये दो साइंटिस्ट एल्फ्रेड हर्शे एंड सर मार्था चेस, ये दो साइंटिस्ट आए और फिर इन्होंने फाइनली विजुअल प्रूफ दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट के बाद पूरी दुनिया ने मान लिया कि यस डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। एक्सपेरिमेंटल ईयर वाज 1952। ठीक है, 1952 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया। साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व थे ये एक्सपेरिमेंट के लिए वो थे एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो था बैक्टीरियोफाजेस। अब बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफाजेस वो वायरसेस हो जाते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? जो कि बेसिकली ऐसे जो भी वायरस होते हैं। अब देखो, वायरसेस जो होते हैं वो इन्फेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया को, फंजाई को, प्लांटे को, एनिमालिया को, हर चीज़ को वायरसेस जो है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम लोग कह देते थे बैक्टीरियोफाजेस। ठीक। अब एक वायरस का ओवरऑल मतलब एक रिव्यू ले रहे हैं, मतलब एक हम लोग ब्रीफ वो कर रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। हालांकि डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं, वो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट लगभग वायरसेस में क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो दैट इज, सबसे पहले तो एक हेड पोर्शन होता है। हेड, उसके अराउंड उस हेड में ही बेसिकली प्रेजेंट होता है डीएनए, दैट इज जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। ठीक है, जो बाद में ये प्रूफ हुआ आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेकिन इतना हमें पता है कि ठीक है यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो वो बेसिकली कैप्सूल से कवर्ड होता है। फिर उसके बाद नेक आता है, नेक कॉलर आता है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉलर आता है। फिर नेक पोर्शन आता है, फिर बेस प्लेट होता है। बेस प्लेट से ही निकलते हैं टेल फाइबर्स, और फिर उसके बाद वहाँ पे टेल पिन्स भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक वायरस के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो मेनली दो बायोकेमिकल्स जो हैं वो, उससे हमारा पूरा वायरल स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ रहता है। एक दैट इज कैप्सूल, जो हमारा कॉलर पोर्शन है, जो हमारा नेक पोर्शन है, जो हमारा टेल फाइबर्स है, ये सारी जो है वो प्रोटीनेशियस नेचर की होती हैं। ओनली एंड ओनली जो बीच में जो कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर जो ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो ही सिर्फ न्यूक्लिक एसिड नेचर का होता है। ठीक। अब व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट जो उन्होंने यूज किया, कैसे उन्होंने ये विजुअल प्रूफ करने की कोशिश की, उसके पहले हम लोग एक एक अलग सा एक टर्म समझते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है। ट्रांसडक्शन जो होता है वो एक तरीके का मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि बैक्टीरिया में देखने को हमें मिलता है। जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने के लिए आपको दो चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला कि गैमेट शुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और दूसरा कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब कि जेनेटिक एक्सचेंज होना चाहिए, जीन का एक्सचेंज होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना चाहिए। वो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जो सबसे पहला है दैट इज गैमेट शुड बी प्रोड्यूस। बैक्टीरिया में देखने को मिलता है कि गैमेट तो प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कि क्या उसको बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना है, ये चीज़ हमें बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलता है। और उसके बेसिस पे तीन टाइप के प्रोसेसेस हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे लेकिन एक मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसमें आ जाता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन।
ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, जिसमें क्या था कि जब बेसिकली एक बैक्टीरियल, एक कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल अपने इन्वायरमेंट से नेकेड डीएनए को ले लेता है अपने अंदर, ठीक है, और फिर उसका बेसिकली उसको फिर अपने अपने ओरिजिनल डीएनए में इनकॉर्पोरेट करता है और उसका फिर उसके हिसाब से एक्सप्रेशन करना शुरू करता है। तो एक तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का चेंज हुआ, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं बेसिकली क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से चूंकि वो एक्सप्रेस करने लगता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो जो पहले था, ठीक है, उससे वो थोड़ा सा नए कैरेक्टरिस्टिक को भी शो कर सकता है। जैसे हम लोगों ने ग्रिफिथ में देखा था कि जो आर स्ट्रेन था वो बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन वो एस स्ट्रेन में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे आ जाता है ट्रांसडक्शन। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, हर्शे एंड चेज ने जिसका यूज किया, दैट वाज ट्रांसडक्शन। ये भी एक तरीके का मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि बैक्टीरिया में देखा जाता है। बस फर्क इतना है कि वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफर हो रहा था जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन विदाउट एनी यूज ऑफ अदर, मतलब बिना किसी वेक्टर के, मतलब बिना किसी ऑर्गेनिज्म या किसी ट्रांसफरिंग, मतलब आपको ट्रांसफर करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा था, वो बैक्टीरिया खुद ही ले रहा था, कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे होता है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम वाया बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज के थ्रू बेसिकली ये ट्रांसफर होता है। तो एक ऐसा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, जिसमें बेसिकली जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, किसके थ्रू, बैक्टीरियोफाज। दैट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में उसका अपना क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसका बैक्टीरियल जीनोम है। अब क्या होता है कि वायरस आता है, इसके साथ अटैच करता है और अपना वो जेनेटिक मटेरियल जिसको वायरल जीनोम कहते हैं, वो अपने वो इसको मतलब इंटर करवा देता है, ठीक है, और फिर ये रिलीज हो जाता है, ये जो फाज होता है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब चूंकि बैक्टीरिया के अंदर हड़कंप मच गया क्योंकि कोई वायरल जीनोम आया, तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन होता है, बैक्टीरियल और वायरल जीनोम दोनों का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। बाद में क्या होता है, वायरल जीनोम करता क्या है, वायरल जीनोम जो होता है वो बेसिकली, वायरस क्यों डेंजरस होता है, क्योंकि वो हमारे ही सेल का मशीनरी यूज करता है अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपने रेप्लिकेशन के लिए, अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेशन करवाने के लिए वो हमारे सेल का मशीनरी वो यूज करता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो हाईजेक कर लेता है, वायरसेस जो होते हैं वो हाईजेक कर लेते हैं दूसरे सेल को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया था उसका सेल हाईजेक किया वायरस ने, और यहाँ पे एक्सप्रेशन होने लगा। अब उसके जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, प्रोटीन। हम लोग सबको पता है कि जीन एक्सप्रेशन जो है, जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है कैसे, प्रोटीन का प्रोडक्शन करके। तो यहाँ पे यही होता है कि वो जो वायरल जीनोम है वो बेसिकली कैप्सूल का फॉर्मेशन, और मतलब जैसा स्ट्रक्चर वायरस का रहता है ना, वैसा ही मतलब बेसिकली वायरस का बॉडी फॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक। अब होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, ठीक है, होता क्या है कि वो जो बेसिकली जो वायरल जीनोम है, ठीक है, वो बेसिकली नए नए तो नए नए वायरल बॉडीज का प्रोडक्शन करने लगता है। अब क्या होता है कि बाय चांस मिस्टेक हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि ये बेसिकली कभी कभी वायरल डीएनए, वायरसेस में जो न्यू वायरस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ वायरसेस में हमें बैक्टीरियल जीनोम भी हमें मतलब इनकॉर्पोरेट होते हुए दिखते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे वायरस बनते हैं जिसमें वायरल जीनोम प्रेजेंट होता है, और कुछ वायरसेस ऐसे बनते हैं जिसमें बैक्टीरियल जीनोम जो है वो एंटर कर जाता है। अब जब इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया में बढ़ने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, बैक्टीरिया उसको नहीं सह पाता और वो सेल जो है वो फट जाता है, मतलब लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल हो जाती है। जैसे ही बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होगी तो जितना भी बेसिकली बैक्टीरियोफाज, जो न्यू बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट थे, वो सब के सब रिलीज होंगे इन्वायरमेंट में। अब दो टाइप का बैक्टीरियोफाज आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। एक बैक्टीरियोफाज जो कि बेसिकली कंटेन कर रहा है वायरल जीनोम को, जो कि नॉर्मल है, ठीक है, और एक बैक्टीरियोफाज जो कि बाय मिस्टेक उसमें कौन सा जीनोम आ गया, बैक्टीरियल जीनोम आ गया। ये जो बैक्टीरियोफाज जिसमें बेसिकली बैक्टीरियल जीनोम प्रेजेंट है, जब ये बैक्टीरियोफाज दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल है कि वायरल है, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल हुआ उसका। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरीके से इस बैक्टीरियोफाज के हेल्प से
एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का या जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। इसी प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कह दिया जाता है और इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बैक्टीरिया में देख पाते हैं। हर्षे, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। ठीक है, ये ट्रांसडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए। इसके थ्रू आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आखिर वायरसेस जो होते हैं, ठीक है, वो एक जनरेशन से दूसरे मतलब कि जो वायरसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं सेक्सुअल या मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये ट्रांसडक्शन, एक बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे वो इन्फेक्शन होता है। अब यहाँ पे देखो दो केस उन्होंने हर्शे एंड चेज ने बेसिकली किया। सबसे पहले केस 1 में क्या किया, उन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का यूज किया, रेडियो लेबल्ड। ठीक है, क्योंकि विजुअल प्रूफ देना था ना, तो सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है, टू गिव विजुअल प्रूफ इज ऑफ कोर्स रेडियो एक्टिविटी। रेडियो लेबल कर दो एलिमेंट को। तो उन्होंने क्या किया, पहले केस में प्रोटीन कोट इज लेबल्ड स्पेसिफिकली विथ S32 सल्फर 32। ठीक है, अब देखो प्रोटीन किसका बना हुआ रहता है, अमाइनो एसिड का। अब अमाइनो एसिड में आपको पता होना चाहिए, आप बताइए दो ऐसे अमाइनो एसिड, कमेंट मी, दैट इज दो ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें बेसिकली जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, तो दो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अमाइनो एसिड आते होंगे बीच में। तो ये क्या किया जाता है कि इस बैक्टीरियोफाज को बेसिकली ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जाता है किसी भी तरीके से जिसमें S32 प्रेजेंट हो। ठीक है, अब क्या होगा कि उन अमाइनो एसिड में ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये एक तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक, अब इसको क्या किया जाएगा, इसका इन्फेक्शन करवाया जाएगा बैक्टीरिया के ऊपर। अब जब ये इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा कि ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो बैक्टीरिया जिसका इन्फेक्शन हुआ, जो इन्फेक्ट हो गया है, जिसके अंदर बेसिकली फाज का जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो इनकॉर्पोरेट हो गया है, उसके अंदर आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिला कि नहीं मिला। तो पहले केस में देखा गया कि भाई कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिला। इसका मतलब कि प्रोटीन तो नहीं गया अंदर, क्योंकि पहले केस में आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को ही रेडियो लेबल्ड किया था, S32 यूज किया था, और प्रोटीन ही सिर्फ S32 मतलब प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड है वही ऐसे S30 मतलब सल्फर को कंटेन करता है। आपको कहीं पे भी जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड में आपको कहीं पे भी सल्फर नहीं देखने को मिलेगा, राइट। तो ये समझकर इसीलिए S32 से लेबल किया गया। तो पहले केस में आपको कोई भी रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो इससे यही पता चला कि मतलब कि भाई प्रोटीन तो नहीं पास हो रहा है, मतलब प्रोटीन तो एंटर नहीं कर रहा है बैक्टीरियोफाज इनटू द बैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंड केस में क्या किया गया, अब ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए ही वो चीज है जो कि बेसिकली ट्रांसमिट हो रहा है, वही जेनेटिक मटेरियल है जो कि बैक्टीरियोफाज से बैक्टीरिया में एंटर कर रहा है, वो उन्होंने किया कि उन्होंने इस बार रेडियो लेबल किया P35 से। P35 रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट का यूज किया। अब आप सबको पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं विच बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तो उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा जेनेटिक जो वायरल जीनोम था वो हमारा क्या हो गया, रेडियो लेबल्ड हो गया। अब इस बार फिर से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया गया और फाज को हटा दिया गया, जो भी घोस्ट था ये घोस्ट हो गया। मतलब जब बेसिकली वायरस इन्फेक्ट कर देता है और उसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं रहता तो और वो रिमूव होता है तो उसको हम लोग घोस्ट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब बाद में बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया तो देखने को मिला कि भाई रेडियो एक्टिविटी तो ऑब्जर्व हुआ है बैक्टीरियल सेल में। तो इससे ही ये कंक्लूड किया गया, ये कंक्लूजन हुआ कि यहाँ पे क्लियरली आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो डीएनए मतलब दैट इज न्यूक्लिक एसिड में ही प्रेजेंट होता है। तो इट मीन्स दैट ड्यूरिंग इन्फेक्शन ओनली द डीएनए एंटर्ड द बैक्टीरियल सेल, नॉट द प्रोटीन, प्रूविंग दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटीरियल। दस यहाँ से प्रूफ हुआ मतलब इन्फेक्शन के दौरान डीएनए ही एंटर कर रहा था सेल के, ना कि प्रोटीन एंटर कर रहा था। ये प्रूफ करता है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। दस डीएनए इज अ जेनेटिक। तो यहाँ से फाइनली हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनल प्रूफ हो गया कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, ना ही प्रोटीन है, ना ही कार्बोहाइड्रेट है। द बायोकेमिकल नेचर फॉर द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ये फाइनल विजुअल प्रूफ था।
आफ्टर ये क्या बोलते हैं, एवरे मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। उन्होंने एक तरीके से प्रूफ दिया था बट उसका विजुअल प्रूफ वो नहीं दे पाए थे। हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रूफ कर दिया था, लोगों को समझ आ गया था कि भाई डीएनए ही ज्यादा चांसेस है कि जेनेटिक मटेरियल हो। लेकिन फाइनल विजुअल प्रूफ जिसको कहते हैं कि आप पूरा दुनिया मान गया, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा, तो वो फाइनली हर्शे एंड चेज ने ही दिया। तो थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट, एंड कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। ओके।